नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी जंग जिसने 300 साल तक चलने वाले एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाली, और वो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत। तो आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा 12वीं सदी के उत्तर भारत में। सोचिए, उस वक्त यहाँ कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी, कोई एक बड़ा राजा नहीं था। पूरा इलाका चौहान, गहड़वाल, चंदेल ऐसे कई राजपूत राज्यों में बटा हुआ था। अब देखिए, इन राज्यों में हिम्मत और बहादुरी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपस में एकता बिल्कुल नहीं थी। और यही चीज एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन बना रही थी। और ठीक इसी माहौल का, इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाने एक बाहरी ताकत आती है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। गोरी ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन इतिहास को पलटने वाले थे दो बहुत ही जरूरी युद्ध जो लड़े गए तराइन के मैदान में। अब देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है, किस्मत कैसे पलटती है, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की सेना को जबरदस्त शिकस्त दी। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में उसी मैदान पर पासा पूरी तरह पलट गया और जीत हुई मोहम्मद गोरी की। तो सवाल ये है कि भाई ये हुआ कैसे? एक साल में ऐसा क्या बदल गया? जो सेना एक साल पहले हार कर भागी थी, उसने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली? आखिर पृथ्वीराज चौहान की हार के पीछे वजह क्या थी? इसका जवाब गोरी की स्ट्रैटेजी में छुपा है। देखिए, गोरी की जीत का जो सीक्रेट था वो थी उसकी तैयारी। दूसरी लड़ाई के लिए उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी एकदम कमाल की थी। उसके जो घुड़सवार तीरंदाज थे, उन्होंने तो जैसे जंग का नक्शा ही बदल दिया। पर शायद सबसे बड़ी वजह थी भारतीय राजाओं के बीच एकता की कमी। और बस इसी एक हार ने भारत के दरवाजे तुर्की शासन के लिए खोल दिए। तो ये बड़ी जीत तो मिल गई। अब मोहम्मद गौरी वापस अपने वतन घौर लौट जाता है। लेकिन भारत में जो इलाके उसने जीते थे, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने इन सारे प्रदेशों की जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद गुलाम के हाथों में सौंप दी। और बस यहीं से एक नए राजवंश की कहानी की शुरुआत होती है। तो हुआ ये कि 1192 में जीत के ठीक बाद घोरी ने अपने भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया। फिर करीब 14 साल बाद 1206 में मोहम्मद गोरी की मौत हो गई। बस इसी मौके पर ऐबक ने खुद को एक आज़ाद शासक डिक्लेयर कर दिया, और इस तरह भारत में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी गई। तो ऐबक ने जिस राजवंश की नींव रखी, उसे हम इतिहास में जानते हैं गुलाम वंश के नाम से। ये नाम ही अपने आप में बड़ा यूनिक है, क्योंकि इसके फाउंडर और कई शुरुआती सुल्तान कभी न कभी गुलाम रहे थे। हाँ, एक और बात, गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। और ये जो मामलूक शब्द है ये काफ़ी ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मामलूक एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसा गुलाम जिसके माँ बाप आज़ाद थे। चलिए, आप जरा दिल्ली सल्तनत के इस फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक के छोटे लेकिन बहुत ही असरदार शासन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर क्या विरासत छोड़ी उसने? कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पहचान थी, एक खास टाइटल जो उसके साथ जुड़ गया और आज भी याद किया जाता है, लाख बख्श। ये टाइटल एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है। और इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, लाखों का दान देने वाला। ये टाइटल उसकी दरियादिली का सबूत था। कहते हैं कि वो गरीबों और ज़रूरतमंदों को बहुत दान पुण्य करता था। इसी वजह से लोगों ने उसे ये नाम दे दिया था। सिर्फ अपनी दरियादिली के लिए ही नहीं, ऐबक ने दिल्ली में आर्किटेक्चर की भी एक शानदार विरासत छोड़ी। उसने दो बहुत ही ज़रूरी कंस्ट्रक्शंस शुरू करवाए। पहली थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे भारत की पहली तुर्की मस्जिद भी माना जाता है, और दूसरी दुनिया भर में मशहूर कुतुब मीनार, जिसे उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया था। हालांकि वो इसे अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करवा पाया। लेकिन ऐबक का राज ज्यादा लंबा नहीं चला। साल था 1210। चौगान मतलब आज के ज़माने का पोलो जैसा खेल खेलते हुए वो घोड़े से गिर गया और उसकी अचानक मौत हो गई। उसका शासन भले ही छोटा था, लेकिन उसने जिस सल्तनत की नींव रखी वो अगले 300 से भी ज्यादा सालों तक कायम रही। ओके,
तो चलिए फटाफट से सारे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो कहानी क्या बनी? तराइन की 2 लड़ाइयाँ 1191 और 1192 में, जिसने गौरी के लिए रास्ता खोल दिया। फिर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना की। अपनी दरियादिली की वजह से वो लाख बख्श कहलाया। और फिर 1210 में चौगान खेलते हुए उसकी मौत हो गई, पर उसकी डाली हुई नींव बहुत मजबूत साबित हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव तो रख दी, लेकिन सिर्फ 4 साल में ही उसकी कहानी खत्म हो गई। तो सवाल ये उठता है कि इस नई सल्तनत को बिखरने से किसने बचाया? वो कौन था जिसने इसे एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा दिया? इसका जवाब हमें मिलेगा दिल्ली सल्तनत की कहानी के अगले चैप्टर में।